नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी और मैं फिर आज आपके लिए लेके आया हूं टॉप 20 मोस्ट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, जिसका आज का पार्ट ये 13 है। और ऐसे करके दोस्तों टोटल 100 पार्ट आएंगे। तो 100 पार्ट के 20-20 एमसीक्यू अगर पीवाईक्यू आप लगाते जाओगे तो कम से कम 4000-5000 क्वेश्चन में से आपको क्या 60 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्त। आराम से आपको 60 से 70 क्वेश्चन इसी पीवाईक्यू सीरीज से देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आज का, शारीरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या होता है? द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? गतिज विज्ञान बोलते हैं या फिर शरीर रचना बोलते हैं, मनोविज्ञान या फिर समाजशास्त्र। दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आज का। ये पहला क्वेश्चन जो है शारीरिक संरचना का अध्ययन बोल रहे हैं दोस्तों, हमारे शरीर के बारे में, जो हमारे शरीर में जो संरचना है उसका अध्ययन के बारे में बोल रहे हैं। तो समाजशास्त्र तो होगा नहीं दोस्तों, समाज का अध्ययन तो है ही नहीं, तो इसको पहले कट कर दो। मनोविज्ञान दोस्तों, ये शरीर की संरचना के बारे में पूछ रहे हैं, तो माइंड के बारे में तो नहीं पूछ रहा है ये, तो मनोविज्ञान भी नहीं होगा, इसको भी आप कट कर दो। ठीक है, तो अगली आपका एनाटॉमी, शरीर संरचना में इसको रख सकते हैं क्योंकि शरीर रचना के बारे में बताता है ये। गति विज्ञान, गति विज्ञान जो हमारे बॉडी में होने वाले मूवमेंट को लेके होता है दोस्तों, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनाटॉमी हो जाएगा, जिसमें हमारे शरीर के बारे में जितने भी स्ट्रक्चर है, संरचना, उसके कार्य के बारे में बताया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलता है। आई होप कि समझ आएगा। आप ये इमेज देखिएगा, एक ये देखिए इमेज देखिए, इस पे मसल्स दिख रहे होंगे दोस्तों पूरे आपको। ये उसमें बताया गया कि इसको क्या बोला जाता है। क्वाड्रिसेप्स में कितने मसल्स होते हैं, हेमस्ट्रिक में कितने मसल होते हैं, एब्डोमिनल्स में कितने मसल होते हैं, इसका के बारे में बताया गया है। यही शरीर संरचना के बारे में अगर जानते हैं हम, उसी को बोला जाता है बॉडी स्ट्रक्चर। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में करते हैं? क्या हॉकी में करते हैं, क्या शूटिंग में करते हैं, या बास्केटबॉल में, या वॉलीबॉल में? तो अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर का उपयोग तो दोस्तों वॉलीबॉल में होता नहीं है, आप ये एलिमिनेट कर दो। शूटिंग में भी नहीं होता दोस्तों, और ये हॉकी में भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बच गया एक लास्ट ऑप्शन, बास्केटबॉल में दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मतलब अभी के समय में, वर्तमान के समय में साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को क्या बोला जाता था? मतलब साइकोलॉजी को क्या बोला जाता था? क्या माइंड बोला जाता था? क्या बोला जा रहा है अभी? देखते हैं, वर्तमान में पूछ रहे दोस्तों, मतलब अभी क्या बोला जा रहा है पूछ रहे हैं। क्या माइंड बोला जाता था, बिहेवियर बोला जाता था, या कॉन्शियसनेस, या फिर सवालात्मक? क्या बताइए दोस्तों। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी, इसके लिए मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ दोस्तों। चलो इसी में बताता हूँ मैं। ये हो गया आपका, इरेज कर देता हूँ इसको, छोटे छोटे लिख देता हूँ मैं। एक मिनट, फिर से गलत ले लिया मैं। एक मिनट दोस्तों, मैं बस ये पेन ले रहा हूँ मैं। चलिए हो गया, ले चुके हैं अपन, अब करते हैं। देख 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, शताब्दी क्या बोला जाता था इसको? ये बोला जाता था आत्मा का विज्ञान। क्या चीज़? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। कितने में? 16वीं शताब्दी में। चलिए ये समझ आया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ दोस्तों। उसके बाद बोला जाता था 17वीं एंड 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, शताब्दी में क्या बोले जाने लगा इसको? माइंड का विज्ञान, मतलब मन का विज्ञान। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसको बोला जाने लगा मन का विज्ञान। उसके बाद दोस्तों चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 19वीं शताब्दी दोस्तों, 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान बोले जाने लगा। ठीक है, चेतना का विज्ञान। ये समझ आया? ठीक।
अब ये 20वीं शताब्दी में दोस्तों, अब 3 विज्ञान के बारे में तो आपको बता चुका हूँ, माइंड का बता चुका हूँ, कॉन्शियसनेस चेतना का बता चुका हूँ, आत्मा का। तो ये वर्तमान में दोस्तों एक ही ऑप्शन तो बचता है आपका बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? JB वाटसन। ठीक है, तो समझ आया होगा आई होप। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही है तो कितने मैच खेले जाएंगे? सिंगल लीग प्रतियोगिता बोल दोस्तों, तो इसका मैच निकालने का सूत्र क्या है? n-1 ठीक अपॉन 2 ये है दोस्तों। तो अगर निकाले देखें, यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में, ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूला प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही, तो 8 मतलब दोस्तों चलिए इसको लिखते हैं 8, ठीक है, 8 टीमें लिखते हैं इसको, 8 n ले लेते हैं इसको, फिर 8 - 1 अपॉन 2 कितना होगा दोस्तों? ये 8 हो जाएगा, गुनी 7 हो जाएगा, अपॉन 2 होगा। 8 कितना होता है दोस्तों? 56, और ये अपॉन 2, तो कितना जा रहा है? 28 से जा रहा है दोस्तों, ये 28 से। ठीक है, इसमें 28 ऑप्शन है। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, समझ आया? देख, अगर यही डबल नॉकआउट रहता तो इसमें क्या हो जाता दोस्तों? ये 2 हट जाता, ये 2 हट जाता, तो फिर 56 राउंड हो जाते दोस्तों इसको, क्योंकि 2 से भाग नहीं दे पाए। अगर 2 से भाग दे तभी जाके तो 28 हुआ ना, तो 2 हट जाता उसमें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुली किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बुली क्या वो क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, गोल्फ से, या फिर हॉकी से? तो बुली जो होता है दोस्तों, वो किससे संबंधित होता है? वो हॉकी से होता है। बुली शब्द क्या होता है? इसे बुली क्या होता है, क्या चीज़ है बुली, इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अगर किसी को पता तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर ही दूंगा। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। पिंग पोंग संबंधित है दोस्तों, पिंग पोंग किससे संबंधित है? क्या वो बैडमिंटन से संबंधित है? क्या वो टेबल टेनिस से संबंधित है? क्या वो बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, जूडो से, या फिर ताइक्वांडो से? यहाँ देख दोस्तों, गेम देख के तो पता चल ही गया होगा कि ना ये ताइक्वांडो है, ना ये जूडो है, ना ये बैडमिंटन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना ये बैडमिंटन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। ये पिंग पोंग दोस्तों, इसको जापान में बोला जाता है, इसीलिए है ये, अपने यहाँ टेबल टेनिस बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंप फायर समिति होती है, क्या शिविर में होती है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन में होती है, या फिर नेतृत्व में, उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, जब हम शहर से दूर जाकर किसी जंगल पे एक टेंट लगाकर, जब सभी दोस्त यार साथी रहते हैं या स्कूल के तहत जाते हैं, तो हम रात में क्या करते हैं कि आग जलाते हैं, आग जलाते हैं, उसके सर्कल में हम लोग बैठ के रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है कैंप फायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंप फायर का कैंप में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डबल फाल्ट किस खेल से संबंधित है दोस्तों? चलिए बताइए मुझे, डबल फाल्ट क्या गोल से संबंधित है, क्या क्रिकेट से, या फिर टेनिस से, या फिर टेबल टेनिस से? बताइए दोस्तों किससे संबंधित है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से। ठीक है, और क्या होता है डबल फाल्ट दोस्तों, ये कमेंट में बताएंगे कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ? चलिए, एक तो आपको टास्क दे ही चुका हूँ, तो दूसरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो क्या होता है कि हम सर्विस करते वक्त हमारे से कुछ फॉल्ट हो जाता है और वो सर्विस नहीं काउंट होता। ठीक है, तो हमें दोबारा मौका दिया जाता है। सर्विस कुछ फॉल्ट के कारण काउंट नहीं हो पाता, तो दोबारा मौका दिया जाता है सेम सर्विस के लिए। पहली बार सर्विस किए, वो काउंट नहीं हो पाया कुछ कारणवश, ठीक है, तो फिर उसी सर्विस को करने के लिए फिर से करते हैं, फिर भी वो काउंट नहीं होता, तो उसके बाद अपोनेंट को सीधा पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। वही डबल फॉल्ट है, 2 बार मौका मिलता है एक ही सर्विस के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन को चलते हैं। यदि किसी फुटबॉल खिलाड़ी के मजबूत पैर मजबूती से जम गया हो और शरीर अचानक विपरीत दिशा में घूम जाए, तो इस किस प्रकार के फ्रैक्चर कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या उसको ट्रांसफर फ्रैक्चर बोला जाएगा, या लॉन्गिट्यूडनल बोला जाएगा, या फिर स्पायरल, या फिर कम्युनिकेटेड? इसमें बोला दोस्तों ये खिलाड़ी का पैर है दोस्तों। अब ये जम गया है, अब ये अगर क्या बोल रहा है कि इस प्रकार शरीर से दिशा में घूम जाए, ये जमा हुआ और दिशा में घूमे, तो क्या हो गया? ये स्पायरल हो जाएगा दोस्तों, ऐसे स्पायरल हो जाएगा, है ना। स्पायरल देखियो ना, थोड़ा सा ऐसी टाइप हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन दिया है स्पायरल फ्रैक्चर। मैं बताऊंगा अभी, चलिए आपको अगली क्वेश्चन, उसमें इमेज भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखिए दोस्तों,
ये स्पायरल दिख रहा होगा आपको, ये स्पायरल फ्रैक्चर दिख रहा होगा। जो कैसे दिख रहा है, ये ऐसे घूमे ऑब्लिक टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्पायरल फ्रैक्चर है, ठीक है। चलिए और इधर और देख लीजिए ट्रांसफ़र फ्रैक्चर दोस्तों। ट्रांसफ़र मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल कट जाता है, बराबर एरिया में कट जाता है, देखो ये, ठीक है। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा से, मतलब हड्डी में क्या एक सीधी रेखा से दरारें आ जाती हैं, ठीक है। और ऑब्लिक पता है दोस्तों, ऑब्लिक का मतलब हो है जैसे हमारा ये रेक्टस एब्डोमिनिक से दोस्तों ऑब्लिक बोलते हैं ना हम लोग, आउटर ऑब्लिक को, मतलब एक ऐसे डायगोनल में कट जाना ऐसे, ठीक है। ये ऑब्लिक है दोस्तों, ठीक। और ऑब्लिक अलग भी हो जाता है, देखो दोस्तों। स्पायरल के बारे में बताया। ग्रीन स्टिक मतलब दोस्तों, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूटती नहीं है, हड्डी टूटती नहीं, लेकिन हड्डी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि उनका सॉफ्ट हड्डी रहता है दोस्तों उस टाइम। कम्युनिकेटेड में मतलब एक से ज़्यादा जो क्षति हो जाता है दोस्तों, हड्डी का एक दूसरे के ऊपर जो क्षति ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम्युनिकेटेड बोलते हैं। चलिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है वो टूट के, वो जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारंपरिक मार्शल कला जूडो किस देश का है? क्या कोरिया का है, क्या जापान का है, क्या चाइना का है या नेपाल का? तो दोस्तों जूडो का गेम जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये हुआ था जापान से। और किसने किया था इसको? किया था जिगारो कानो ने। ये जूडो का आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसके लिए, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला एथलीटों ने एथलेटिक्स में अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया गया था? दोस्तों ये सिटी दिख रही होगी आपको, ये कौन सी सिटी, अगर ये जानेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि कौन से सन में कौन क्या हुआ है मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पेरिस में हुआ है दोस्तों, ठीक है। पेरिस 1912 लंदन में हुआ है, लंदन 1928 के एम्स्टर्डम में हुआ है, एम्स्टर्डम 1936 बर्लिन में हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये जो सिटी है दोस्तों ये है आपका पेरिस, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 पेरिस में महिला एथलीटों को शामिल किया गया। बाई का संबंध किससे है दोस्तों? क्या कैम्प से संबंध है, क्या प्रतियोगिता से संबंध है, क्या कैम्प से या फिर पब्लिक रिएक्शन से या फिर लेसन प्लान से? देखिए कैम्प से संबंध तो बाई का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई संबंध नहीं है, तो इसको कैम्प को कट कर दो। पब्लिक रिलेशन से भी कोई संबंध नहीं दोस्तों, जनसंपर्क में बाई का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता। ये काम वाला बाई नहीं पूछ रहा है दोस्तों। ये जो प्रतियोगिता में होता है, जिससे क्या होता है कि हम एक टीम, जैसे हमें टीम मिलती है, अब उस टीम में क्या सभी के लिए तो प्रॉपर सम संख्या मिल नहीं पाता, विषम संख्या हो जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं उसका, 2 का पावर ज्ञात करते हैं। तो जितनी टीमें रहती हैं हम 2 के पावर में ज्ञात करते हैं। जितना 2 के पावर में जाता है और जितना हमारी टीम रहते हैं उससे उसको माइनस कर देते हैं, जो उसको बचता है वो बाई मिल जाता है। बाई का मतलब होता है कि एक टीम को पहला राउंड बिना खेले आगे टीम में एडवांस मिल जाना, आगे गेम राउंड के लिए, ठीक है। मतलब एक राउंड ना खेल के डायरेक्ट दूसरा राउंड खेलता है बाई वाला दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा दोस्तों, कॉम्पिटिशन से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव, अभी पिछले क्वेश्चन में एक बार बताया था दोस्तों, प्रकृति में रहकर ही प्रकृति के समीप होने का अनुभव किस में होता है? ना योगा में होता है, ना शिविर में होता है, ना गेम में होता है, ना इंटरटेनमेंट में। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? शिविर हो जाएगा, कैंप में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन हार्ट? तो क्या 2 चैम्बर होते हैं, क्या 3 चैम्बर, या फिर 4 चैम्बर, या 5 चैम्बर? देखिए दोस्तों ऐसे बांट दे तो एक ये ऊपर वाला चैम्बर पहला, ये दूसरा चैम्बर ना, ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसको कट कर दीजिए। इसके टोटल हो जाते हैं दोस्तों 4 चैम्बर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये चैम्बर दिख रहे होंगे दोस्तों, ये चैम्बर है, ये चैम्बर, ठीक है। ये फर्स्ट चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर दोस्तों, ठीक है। पहला चैम्बर होता है राइट आर्ट्रियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी में दोस्तों मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये देखिए, बॉडी के जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो किससे, एक नीचे के जो नीचे के जितने भी ब्लड होते हैं दोस्तों, अशुद्ध ब्लड, वो किससे, इन्फीरियर वेना कावा से अंदर आते हैं और ऊपर वाले सुपीरियर वेना कावा से कहाँ आते हैं? राइट आर्ट्रियम में आते हैं दोस्तों। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद वो चले जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद होता है पल्मोनरी वेन के माध्यम से वो कहाँ चला जाता है? लंग्स में दोस्तों, लंग्स में चले जाता है। लंग्स में जैसे प्यूरीफाई हो जाता है उसके बाद कहाँ जाता है दोस्तों? ये पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद दोस्तों फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्तों ये एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में चले जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्कुलेशन सिस्टम ऐसे काम करता है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन महत्वपूर्ण है?
स्मरण शक्ति बढ़ाने तो कौन सा आसन महत्वपूर्ण है। अब इमेज में तो देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें वज्रासन तो है नहीं, है जो खाने के बाद किया जाता है घुटनों के बल बैठ के, वो वज्रासन है दोस्तों। चक्रासन भी नहीं है, धनुरासन भी नहीं है, ये है एक दोस्तों पद्मासन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मासन दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आप, ये बैठी हुई महिला एक, इसमें आप वो बेनिफिट भी बताएंगे इसका, पोज ब्रेक डाउन का, मॉडिफाइड पद्मासन का, रिलैक्स योर शोल्डर एंड डाउन योर बैक। ठीक है, कीप योर बैक स्ट्रेट, टच योर इंडेक्स फिंगर योर थम, चूज योर नी जॉइंट, क्लोज योर नी जॉइंट, प्लेस वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, इंगेज योर कोर। ये सब चीज़ दोस्तों इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज़ देख के ध्यान में, मतलब बैठा भी रहना है, इसको देखते ध्यान में रखते हुए। नाव दौड़ किस त्यौहार की खास विशेषता है दोस्तों। तो नाव दौड़ जो है, आपको नाव को देख रहे होगे और जानते भी होंगे दोस्तों, ये ओणम है या पोंगल है या बिहू है या नवरात्रि है दोस्तों। नाव दौड़ तो नवरात्रि भी नहीं होता दोस्तों, इसको आप कट कर सकते हैं। बिहू भी नहीं होता दोस्तों, ये पोंगल भी नहीं होता दोस्तों, ये होता है ओणम। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों ओणम फेस्टिवल। ठीक है, और ये कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है अपने केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई कार्य सारी शिक्षा की होती है। यह परिभाषा किसने दिया है। शरीर के लिए जितने भी कार्य शरीर द्वारा किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में बताया, किसने बताया है हमें, क्या कैसिडी ने बताया है, कि चार्ल्स बूचर ने, क्या एच सी बक ने, या फिर थॉमस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेपी थॉमस ने बताया कि शरीर के लिए जो शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है वो जेपी थॉमस ने बताया है। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। पिलिया में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों पिलिया में सबसे ज़्यादा अंग हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। लाल टेनिस कोर्ट एकल की कुल लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है। लाल टेनिस कोर्ट के एकल की कुल लंबाई चौड़ाई, देखिए दोस्तों एकल हो या डबल, एकल हो या डबल, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, एकल हो या डबल, 78 सेंटीमीटर है ना, 78 फीट, तो 78 फीट होगा लंबाई। ठीक है, लंबा होगा, चाहे एकल हो या डबल, ध्यान रखिएगा। और ये जो रही बात एकल की कुल चौड़ाई की, तो चौड़ाई होती है एकल में कितना होता है, 27 फीट होता है दोस्तों, और डबल में कितना होता है, वही हो जाता है आपका 36 फीट। ठीक, तो इस प्रकार से ये है दोस्तों, आई होप कि समझ आएगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसा रहता है लाल टेनिस का कोर्ट। ठीक है, अगली क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेतन शर्मा किससे संबंधित है। क्या हैंडबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से, गोल्फ से, क्रिकेट से। तो दोस्तों चेतन शर्मा को तो आप जानते होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय अंपायर भी थे, कमेंटेटरी भी किए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे अब इसका मतलब क्या होता है कमेंटेटर में। फुटबॉल में भी कमेंट्री होता है भाई, अंपायरिंग होता है, गोल्फ में भी होता है, हैंडबॉल में भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतन शर्मा जो संबंधित है वो है क्रिकेट से। चलिए आई होप कि आज का ये जितने 20 क्वेश्चन मोस्ट आपको समझ आए होंगे। तो बने रहिए इसी तरह, आपके लिए मैं हमेशा PYQ लेके आते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।